वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं गजल आवान, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको भी गजल जुम्मा मुबारक हो। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और आज जुमे का दिन है। आपने जुमे के दिन में वैसे भी जल्दी उठना होता है तो आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जब आप जुमे की तैयारी अपनी मुकम्मल कर चुके होते हैं उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके लिए या फिर इस्लामी उसमें रंग होता है। सो इस्लामी जितने भी हमारे चाहे तलाक के इशूज़ हैं, चाहे माशरती इशूज़ हैं, चाहे सैलाब के इशूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको सोशल स्टोरीज से आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का हमेशा की तरह। हम दरिया रावी के हवाले से बात करते हैं, उसके सैलाब के हवाले से बात करते हैं, लेकिन रावी की रावी की तारीख के हवाले से भी बात करनी चाहिए। और आज हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसकी तारीख भी निकाली है कि रावी की असल तारीख क्या है। ख़वातीन वज़ात, रावी जिसे कभी इरावती भी कहा जाता था, हड़प्पा की ज़िंदगी की दौड़ होता था, हर चीज़ यहाँ पे रोशन होती थी। लेकिन जब ये दरिया 16 किलोमीटर दूर हट गया तो वो अजीम शहर मट्टी और खंडरात में बदल गया। मुगल दौर में रावी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के साथ साथ बहता था, जिसे आप खिजरी गेट, जो कि आज शेरावाला गेट कहलाता है, पर एक ये जो शेरावाला गेट है इस पर एक गेमा गेमी से बड़ी एक बंदरगाह भी हुआ करती थी। यहाँ से हमालिया के रंग लाहौर के रंगसाजों तक पहुँचते थे। जो यहाँ के रंग हमालिया के रंग थे वो लाहौर में पहुँचते थे, और यहाँ के जो लाहौर के मसाले थे और नमक था वो समंदर पार अरब तक, बल्कि बाज़ जहाज़ एम्स्टरडेम तक जाते थे, जो लाहौर के इस दरिया से गुजरते थे, सिंध में जाते थे, सिंध से होते हुए एम्स्टरडेम तक पहुँचते थे। ये दरिया मुग़ल तिजारत का अहम रास्ता था जो लाहौर को खित्ते और दुनिया के बाजारों से जोड़ता था। मगर जिस दरिया ने लाहौर को जिंदगी बख्शी वही इसके लिए खतरा भी बन गया। नूर जहां लिखती हैं कि जब रावी में सैलाब आता है तो जहांगीर का मकबरा एक तन्हा जजीरे की मानिंद चारों तरफ पानी में गिरा रहता है। शहर को बचाने के लिए औरंगजेब ने पुश्ते तामीर करने का हुक्म दिया। मस्ती गेट से महमूद बोटी तक कुएं खोदे गए, जिन्हें लकड़ी से भरकर उन पर अजीम दीवार नुमा एक बंद बनाया गया। अंग्रेज़ दौर में भी रावी के कैट से अंग्रेज़ भी वाकिफ़ थे और 1877 के नक्शों में उन्होंने इसके बहाव को दरख्ती पुश्तों से मोड़ने की कोशिश की। फिर आया 1947 जब बंटवारा हुआ और रावी एक सरहदी दरिया भी बन गया और इस पर तनाज़ा भी स्टार्ट हो गया। उसके पानी पर दो नई रियासतों के दरमियान झगड़ा भी छिड़ गया। ये तनाज़ा 1960 के सिंध-तास मुआहदे से तय हुआ, जिसके तहत रावी, बयास और सुतलज का कंट्रोल भारत को दे दिया गया। कुछ ही अरसे बाद भारत ने रावी का रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला ये दरिया खुश्क नदी नाला बन गया। ताकतवर रावी एक नाले तक सिमट गया जिसे कचरे और गंदे पानी ने निगल लिया। और इसके किनारे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स आपको नजर आएंगी। और आज जो मंजर हम देख रहे हैं वो सैलाब नहीं है, ये रावी का वो गम है, वो ज़मीन वापस लेने के लिए तड़प रहा है जिसे इंसान ने उससे तकरीबन 100-150 साल पहले छीनने की कोशिश की। एग्जैक्टली ये स्टोरी जो आपने शेयर की है ना, मतलब आप ये कहें कि आपने कूजे में बंद कर दिया है समुद्र को। तमाम तर चीज़ें आपने इसके साथ बताई हैं और जिस तरह से स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपने बात की ना कि अब ये गम है, जिस तरह से ये हुआ करता था, ये उसका गुस्सा है कि मेरी जगह छोड़िए। हाँ, और अब देखें कि अब क्या कुछ हो गया और इसी वजह से इतने ज्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। और हम आए रोज रावी के हवाले से आपको याद भी होगा कि जो हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने कहा था कि ये जो सैलाब आते हैं ये आपको अगले 10-15 साल के लिए ज्यादा क्रॉप्स देते हैं, ज्यादा आपकी जमीन को जरखेज करते हैं। क्या हो रहा है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, क्योंकि आपने जो सैलाब है वो आपकी जमीनों पे नहीं आ रहा बल्कि कॉन्क्रीट जंगल में घरों में आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी भी शेयर की थी आपके साथ और आपको मैंने बताया भी थे फैक्ट, जिसमें मैंने कहा था कि जो कपास की है इस वक्त फसल, गंदम की फसल, वो काफी ज्यादा इस दफा तबाह हुई है। मतलब उनमें 6.5% कमी आई है दीगर सालों के मुकाबले में। खैर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर शिकार के शौकीन अफराद की तवज्जो हासिल कर ली है, लेकिन इससे अब नुकसानात क्या होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान में मारखोर के शिकार का एक परमिट $3,70,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है, जो दुनिया भर में किसी भी शिकार के परमिट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है। और ये परमिट बुध को गिलगित बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद सालाना ट्रॉफी हंटिंग नीलामी में दिया गया। और नीलामी के दौरान
118 जानवरों के शिकार के इजाजतनामे पेश किए गए, जिनमें 4 अस्तोर मारखोर और इसके साथ साथ 100 हमालिया आइबैक्स जो कि जंगली बकरी की एक बड़ी नस्ल है और इसके साथ साथ हिमालय के पहाड़ों में पाई जाती है, और 14 ब्लू शिप यानी नीली भेड़ों की नस्ल शामिल है। तो इस हवाले से अब बहुत से जो आउटफिटर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बैनुल-अक़वामी जो शिकार है उनमें ये कमी भी ला सकता है और मायूसी का इशार भी, क्योंकि मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी, और ये परमिट की जो खबर है जो इस वक्त गजल ने आपको दी है, ये पिछले साल भी हमने आपको दी थी और तकरीबन इतने ही पैसों में हम परमिट को हर साल बाद परमिशन दे देते हैं, परमिट इशू कर देते हैं, लेकिन उनकी अफजाइश के लिए हम क्या करते हैं, हाँ। इस हवाले से भी सवाल होने चाहिए कि क्या वो जो शिकारी आते हैं वो शिकार करते हैं मारखोर का, उसके बाद मारखोर की नस्ल जो कि पूरे पाकिस्तान में कम हो रही है क्योंकि वो हमारा कौमी जानवर भी है, तो उसकी नस्ल को कम करने के लिए उसकी अफजाइश के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, इस हवाले से भी साथ साथ पूरा रोड मैप देना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चांद ग्रहण के हवाले से। पाकिस्तान में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब चांद ग्रहण का आगाज़ किस वक्त होगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा, जिसका मुशाहिदा पाकिस्तान के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शमाली और जनूबी अमेरिका में किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मदम होने लगेगी और चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ होगा, जबकि 9:27 पर होगा और चांद मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण 11:12 पर अपने उरूज पर होगा और मुकम्मल चांद ग्रहण का इख्तिताम 11:53 पर होगा और जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम 12:57 पर होगा और रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के जनूबी हिस्से बैरुल ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जाएगा, ताहम सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ये आखिर वाली बात जो थी, आपने स्टोरी तो बताई लेकिन सब लोग सुनना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में होगा कि नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको नहीं देख सकेंगे। अच्छा, आज वैसे जुम्मा भी है, तो इस हवाले से मैं आपको ये अच्छा हुआ ये स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि जब भी इस तरह से हम बात करते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है, सूरज को लग गया है, तो उस वक्त हम लोग काफ़ी फैसिनेट हो रहे होते हैं कि जाकर देखना है, लेकिन असल में ये चीज़ इस तरह से नहीं है कि आप इस पर खुशी मनाएं या देखें। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसमें आप इस्तगफार करें, क्योंकि चांद सूरज अल्लाह ताला की निशानियां हैं और वो इसके जरिए अपने बंदों को बताते हैं कि भाई मतलब आप ये कहें कि मुतनब्बे करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कितना आपने इस्तगफार करना है, आगे बढ़ना है, नमाज रोज़ा करना है, ज़कात देनी है, सदका खैरात करना है, ना कि ये कि आप खुशियाँ मनाएं, पिक्चर्स लें। खैर, आगे बढ़ते हैं, बीजिंग आपको ले चलते हैं, जहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी मुलाकात के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें किम जोंग उनके स्टाफ को उनकी छुई गई हर चीज़ को एहतियात से साफ करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त विजुअल साथ चल रहे हैं, जब मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आप देखें। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात 3 सितंबर को दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह की 80वीं यानी कि 80th सालगिरह के मौके पर हुई थी और मुलाकात ख़त्म होते ही आप देखें कि किम से जितने भी लोग हाथ मिला रहे थे या फिर एहलकारों ने कुर्सी की पुश्त और बाजुओं को कपड़े से साफ किया, जहाँ जहाँ वो बैठते थे, जहाँ खड़े होते हैं, फिर जहाँ हाथ रखते हैं, फिर पानी का गिलास हो गया, टेबल को वो रगड़ कर साफ करते हैं, फिर गिलास भी फ़ौरन हटा देते हैं जिससे किम जोंग ने पानी पिया होता है या फिर जिसमें खाया होता है। तो रूसी रिपोर्टर अलेक्जेंडर ने ये टेलीग्राम पर वीडियो शेयर की, जो देखते ही देखते अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सार्फिन ने इस पर हैरानी और तजस्सुस का इजहार किया है। सार्फिन ये भी कह रहे हैं कि ये सीन किसी क्राइम ड्रामे की तरह का है, लेकिन असल में आपको याद होगा हसनैन, हमने आज से कुछ दिनों पहले ही एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो टॉयलेट भी साथ लेकर चल रहे थे। हाँ, व्लादिमीर पुतिन की उनका फिर फुजला जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है, जो कुछ भी, क्योंकि ये होता है इसलिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ की जो एजेंसीज होती हैं ताकि वो आपकी सेहत के हवाले से कोई राज वगैरह बिल्कुल ऐसी है, और ये मेरे ख्याल है कि प्रोटोकॉल्स में भी शामिल है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी ताकि दुनिया को आप अपने राज आपके जो है वो आसानी से अफशा ना हो सकें और आपके सरबराह के हवाले से वो कुछ ज़ाती मालूमात ना रखें। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में अपने घर में ही इंतकाल पा गए। जॉर्जियो अरमानी के फैशन हाउस ने इनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की है। 11 जुलाई 1934 को मिलान, इटली के जनूब में वाक़े एक कस्बे में पैदा होने वाले अरमानी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें फैशन की दुनिया में
ले आई तकदीर और फैशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले अरमानी, जो मिलान के रेडी टू वेयर फैशन के हवाले से मारूफ थे, उन्होंने जो फैशन मलबूसात हैं इनको एक नई तर्ज दी, नई जैद दी, और वो इस साल जून में होने वाले फैशन शोज़ में भी अपनी नामालूम बीमारी की वजह से शिरकत ना कर सके। जब वो इन दिनों अपने फैशन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर मिलान फैशन वीक में शिरकत की मनसूबाबंदी ज़रूर कर रहे थे, लेकिन फैशन की दुनिया की इस पुरतायुश सनत में, जिसमें बड़े मतलब ब्रांड्स हैं, जिसमें लुइस विटन है, गुची है, इन ग्रुप्स का गलबा था, लेकिन जॉर्जियो अरमानी इन चंद डिज़ाइनर्स में से एक थे जो अपनी कंपनी के खुद मालिक थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत के वक्त इनके बिजनेस एम्पायर की जो मजमूई मालियत थी वो $10 अरब से ज़ायद थी, और इनके बिजनेस में मलबूसात और इसके लवाजमात, होम फर्निशिंग, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, फ्लावर्स और चॉकलेट शामिल थी। इसी वजह से इनका शुमार दुनिया के 200 अमीर तरीन अफराद में होता था। अच्छा, ये अमीर तरीन अफराद में शामिल तो थे, बिजनेसमैन भी थे, और मुझे याद है कि इन्होंने बहुत सारे ना जो ब्रांड्स उनको मुतारिफ कराया, जिनमें मेल्स के भी बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत सूट थे, और खवातीन के हवाले से मुझे याद है कि इन्होंने एक पावर सूट मुतारिफ करवाया था, जिसको काफी ज्यादा पजीराई मिली थी। बिल्कुल ऐसी, और जॉर्ज अरमानी का ये ब्रांड तो चलता रहेगा, लेकिन जॉर्ज अरमानी अब हमारे में नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और तो हमारे साथ आई थी और उन्होंने हमें जो भी बताया हमने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ख़वातीन आज़ाद ये एक ऑडियो लीक है जो हमारे पास पहुंची है, इस वक्त हमने आपको सुनाई है, और हम ये चाहते हैं कि अब दूसरी तरफ का वर्जन भी पेश हो, और इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। जैसे सामने ने आके हमें वर्जन दिया था, उसके हसन जायद का कोई भी करीबी अगर आना चाहता है, अपना वर्जन देना चाहता है, वो दे सकता है। क्योंकि देखिए, हमने जब देखा ये वीडियो वायरल हुई सामिया हिजाब की सोशल मीडिया पर, हमने देखा पुलिस ने एक्शन लिया, उनके ये सीसीटीवी फुटेज में आया जिस तरह से उनको अगवा किया जा रहा था। सामिया हमारे पास आई, इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसकी सोच पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। उसके बाद हम देख रहे हैं तमाम तर जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर वायरल हो रही हैं। इनके जो माजी के करीबी ताल्लुकात थे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और अब ये ऑडियो लीक भी अपने आप को सुना दिया है। इसमें सामिया पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि ये मासूम सामिया है, जिसके या फिर ये ब्लैकमेलर हैं, या फिर इस तरह से यूज़ किया गया, मतलब ये चीज़ें, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है, वो हमारा प्लेटफॉर्म आप वाली बात हाजिर है। इस ऑडियो लीक में सामिया खुद ये कहती हुई नजर आ रही है कि पूरी दुनिया को पता है कि मेरा और हसन जायद का रिलेशन क्या है। जो इनके फॉलोअर्स थे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, चाहे वो टिकटॉक पे हों, वो जानते थे कि हसन जायद के साथ ये अपनी बेशतर वीडियोस में देखने को मिली हैं। लेकिन उसके बाद सामिया ने एतराफ भी तो किया था कि मेरा इनके साथ ताल्लुक था, और वो ऑडियो में भी कह रही हैं कि मैं पोस्ट पब्लिकली मेरा इसके साथ ताल्लुक, लेकिन बाद में तो वो कह रही थी कि मैं तो ताल्लुक नहीं था, वो बस थोड़ा सा ताल्लुक था 5-6 महीने का। उसके बाद आके हमने मना कर दिया कि हम रिश्ता नहीं कर सकेंगे। कल भी इनका एक बयान था जो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हसन सजा के बगैर वापस आ जाते हैं तो मुझे खतरा है। ये तो ना होने वाली बात है ना, सजा अगर आपने जुर्म ही ना किया हो तो फिर मतलब कि हो सकता है कि सजा हो भी जाए, हो सकता है सजा ना भी हो। जब इस केस को आप परखेंगे, देखेंगे, तो उसके बाद ही फैसला होगा कि सजा होने है। दोनों साइड से, क्योंकि एक साइड की स्टोरी तो हमने आपके सामने रखी है, दूसरी साइड की स्टोरी, हसन जब भी आना चाहें आ सकते हैं। सुबह की सोच का प्लेटफॉर्म हाजिर, अपना मौका जेल से निकलेंगे तो आएंगे, उनका कोई रिश्तेदारी आ जाए। हाँ, ये बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है जी एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम मुल्की मईशत की बात करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2600 अरब रुपए का कबल इस वक्त कर्ज अदा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि कौमी तारीख में पहली मरतबा तारीखी इक़दाम के तहत पाकिस्तान ने वक्त से पहले 2600 अरब रुपए का कर्ज अदा किया है। इस बेमिसाल इक़दाम और मालियाती जिम्मेदारी के नुमायाँ रिकॉर्ड और कामयाबी में वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वाजिबुल अदा 1633 अरब रुपए के कर्जे को भी अदा कर दिया, और ये सिर्फ 59 दिनों में किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को चीन के ताउन, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। चीन का ताउन जल्द पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। ये दो खबरें बैक पाकिस्तान के मालियाती सफ़र और सिफारती ताल्लुकात की आम झलक पेश करते हैं, और आज हम इसी भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, और बात करने के लिए हमें हमारे माशियात डॉक्टर शफकत मुनीर रहमान कर लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से इब्तिदा में बात की है हसनैन ने कि जो पाकिस्तान की तारीख है, पहली बार 2600 अरब रुपए का कर्जा वक्त से पहले हमने अदा कर दिया, कितनी बड़ी खबर लगती है आपको ये? देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें, ये खबर के बड़े होने का अंदाज़ा इससे लगा लें कि 30% हमारा जो कर्जा है डोमेस्टिक लोन वो कम हो गया। यानी स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक जो हमने
लोन था डोमेस्टिक, वो हमारा था 51.5, यानी 50.5 खरब रुपया जो हमने देना था, अब वो कम होके 3.8 खरब रह गया। ठीक, यानी इसकी कमी अर्थात ये जो है इतनी कमी हुई और इस लेवल पे चला गया, 30% कम हो गया, जो अब 24.5 पे नज़र आ रहा है हमें। तो इस तरह हमें डोमेस्टिक पे जब असर पड़ता है ये कर्जा 30% कम होने, तो ओवरऑल कर्ज पे भी कमी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये अगर 76 से कम हो के 38 पे आ गया, तो ये ज़रा एक सोचने की बात है कि 30% हमने कर्ज को रिटायर किया है, जो अपनी जगह एक पॉजिटिव बात है, जिसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि जिस रेशो से हमने ये किया, जो अभी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, और अगर इसको हम इस पेस को यानी इसी पे जारी ना रख सके, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये वो कुछ चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको फॉरवर्ड लुकिंग देख रही है। अभी आपने जिक्र किया है, दूसरी खबर भी इससे जुड़ी हुई है, चाइना के साथ अभी $8.5 अरब का बिल्कुल। जो फायदे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और चाइना के साथ जो टेक्नोलॉजी की बात है, खासतौर पे जब हम सी पैक के दूसरे दौर में जा रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर यानी खासतौर पे स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसमें पानी को कम से कम इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फिर सीड्स की ऐसी वैरायटी जो आने वाले वक्त में हमारी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात भी पूरी करें और उस पर अखराजात भी कम हो। तो इस किस्म के इकदाम जो टेक्नोलॉजी के हवाले से किए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल ऐसे ही। अच्छी अच्छा खबर शफकत साहब, मुझे प्रिसाइसली इस कर्जे के हवाले से बताइएगा कि इससे हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होगी, और जो इंटरनेशनली इदारे हैं जिस तरह से जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF हो गया, दूसरे इदारे वर्ल्ड बैंक हो गया, उनका भी हम पे एतमाद बढ़ेगा, या ये फिर डोमेस्टिक इशू था, डोमेस्टिक में ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने जैसे कहा कि अगर हम ओवरऑल कर्ज की बात करें, 76 खरब में से अगर आपने 26 यानी इतने आपने जमा करा दिए हैं, तो 26 जमा हो गए, तो इसके बाद इसका मतलब वो तो नीचे आ गए। 30% ओवरऑल डेट पे ही फर्क पड़ा है, डोमेस्टिक पे भी पड़ा है। और ये सारी वजह यही है कि अभी आप देखें ना, फिच और बाकी रेटिंग कंपनी है, जितनी स्टेबलाइजेशन का अमल जारी था, जो पॉलिसी है रिफॉर्म की, फिर करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर लें, फिर हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज जो हमारे समंदर और पाकिस्तानी वो भेज रहे हैं, और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, उस ये सारे वो अवामिल हैं जिसकी वजह से IMF ने भी इसको इनको एक्नॉलेज किया, और रेटिंग कंपनियों ने भी एक्नॉलेज किया। और उसके बाद अब ये सिचुएशन है, इसके बाद जो पोस्ट सिचुएशन है, आप बिल्कुल ठीक है ना, यकीनी तौर पे रेटिंग में और बेहतरी आएगी, क्योंकि ये शो करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जा रही है। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे फ्लड्स आए हैं, तो इसके बाद ये है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसको हमने स्टेबलाइज रखना है कि वो ज़रा इस उसमें डाउन हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके इम्पैक्ट तो होंगे, वो इम्पैक्ट हमने या वो जो जर्क होंगे उनको हमने कैसे मैच करना है, ये वो चैलेंजेस होंगे जो सर्टनली गवर्नमेंट इस पर गौर भी करेगी, और नए जो एवेन्यूज़ हैं उनकी तरफ भी तवज्जो सही देगी। सर, आपने चैलेंजेस के हवाले से भी बात की है और पाकिस्तान के हवाले से बात की। अब थोड़ी सी ग्लोबली बात कर लेते हैं। ये जो SCO का इजलास हुआ है, इसके बाद बहुत सारे थिंक टैंक्स की बातें कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा ये किस्म का बदल गया है। क्योंकि मैं एक रिसर्च देख रही थी और उसमें बात ये की जा रही है कि चाइना जो है ना, अब कमिंग आउट पार्टी ऐसा पार बन रही है, और उसमें कोई शक भी नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका की GDP की बात करें तो वो आप ये कह लें कि 29 ट्रिलियन है, और फिर चाइना की बात करें तो 18.7, यानी कि इनमें सिर्फ 10% का ही फर्क नजर आ रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर एक तरफ हम पाकिस्तान को भी देखें, और फिर जिस तरह पहले सवाल के जवाब में आपने जिक्र भी किया नए मंसूबों का, सी पैक के दूसरे मरहले में जो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद कोई बैरूनी सरमायाकारी के भी मौके मिलेंगे इससे? फिर देखें, एशिया की सदी जब हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये एशियन इकोनॉमीज अब लीड करेंगी दुनिया की इकोनॉमी को, और पाकिस्तान उसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पे शामिल है। चाहे चाइना के साथ हमारे रिलेशन हो, या अगर अमेरिका के साथ भी देखें, हम एक बड़ी बैलेंसिंग हमारी जो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, और ख़ासतौर पे जो टॉप लेवल पे डिप्लोमेसी है, उसमें इससे हमें एक एज नज़र आ रहा है कि हमारे एशिया के अंदर भी रूट्स हैं और हमारे आउटसाइड एशिया भी रूट्स हैं, यानी हमने किसी एक की बुनियाद पर दूसरे रिलेशन नहीं रखे। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है कि एशिया के साथ जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है वहाँ तो है ही है, इंटरनेशनली यानी अमेरिकन इकॉनमी के साथ भी पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़रूरत होगी, इसके साथ चलना होगा, उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट उधर से भी आने के चांस हैं।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम ये खबरें तो देख रहे हैं कि हम कर्ज वापस दे रहे हैं, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि मईशत बेहतर हो रही है, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन वहीं पे मौजूद है, बाइंग पावर लोगों की नहीं बढ़ रही है, जो बिजनेसमैन है जो मुल्क में मौजूद है उसका एतमाद नहीं बढ़ा है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैंने अभी बात की ना कि जब ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में हमने टैक्सेशन की का जो दायरा बढ़ाने की बात की, उसमें बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसमें ट्रेडर यहाँ पे ख़ास तौर पे जो मिडिल ट्रेडर है वो और बिजनेस की कम्युनिटी, उनके मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि और जो चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया है, जो आपने भी कहा है, अफरात ज़र की जो बढ़ने की जो शरह है, पिछले अरसे में आप देखें कि बड़ी तेज़ी से वो नीचे आई थी और सिंगल डिजिट में चली गई। लेकिन अब जो थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ेगा, ख़ास तौर पे बजट के बाद और अब फ्लड के बाद, ये प्राइसेस बढ़ने की एक इंडिकेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब कमोडिटीज़ कम होगी तो ज़ाहिर है फ्लड की वजह से भी हो रही हैं, और फिर जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे उस पर ज़ाहिर है कि अखराजात ज़्यादा होंगे। तो ये अफरात ज़र का जो है ना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इसके साथ। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो एक दफ़ा तो हमने ये रिटायर उस वक्त किया है, जून और उसके अराउंड ये सारा हुआ है, उसके साथ साथ। लेकिन उसके बाद सिचुएशन तरह थोड़ा सा चेंज हुई, एक तो बजट की वजह से, दूसरे फ्लड्स की वजह से। अब ये जो प्रेशर आएगा, सर्टनली उसका प्रेशर तो हमें फेस करना है, और उससे इकॉनमी पे, इसलिए मैंने कहा कि इकनॉमिक गेन्स जो हैं, इस किस्म के जो शॉक्स एंड डिज़ास्टर होंगे, अगर हम इनको मैच करके नहीं बनाएंगे, नहीं इकनॉमिक गेन को सिर्फ इकनॉमिक गेन की तरफ ना रखें। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं चूँकि हार्डकोर इकोनॉमी की, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में इकोनॉमी को लोगों से जोड़े बगैर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। लिहाजा हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे सस्टेनेबल बनाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी पॉइंट है, मैं चाहती हूँ उस पर भी आप बात करें। अभी हम देख रहे हैं जो टैरिफ वाला मामला था, अमेरिका ने जो आयद किया था, अब तो वो एरोगेंस एक नज़र आ रही है इंडिया से रिलेटेड भी। पहले 50 था, अब 100 पर चले गए हैं ट्रम्प साहब। इंडिया को कितना हिट करेगा ये? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर देखें ना, जो इस वक्त डेवलप हो रहा है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि इससे पहले चूँकि अमेरिका ने भारत को अपना यहाँ पे एक अलाई बनाया इस खत्ते में, और क्वाड जो एक इनका अलाइंस है, जिसमें जापान, अमेरिका और इंडिया को उन्होंने रखा कि शायद ये बाकी मुल्कों के साथ मिलके उनके मफादात को यहाँ पे सेफ गार्ड कर सकेगा। लेकिन इंडिया इसमें पहले बात तो नाकाम रहा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे चाइना का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि क्वाड बना ही चाइना के खिलाफ था। तो लिहाजा जब वहाँ से वो ख़त्म हुआ, फिर इंडिया को उन्होंने जब देखा कि अब ख़ास तौर पे जो ये मौका था पाकिस्तान के साथ गैर ज़रूरी जो जंग इंडिया ने मुसल्लत की, इस वक्त भी मौका था कि वो ब्रिज करता अपने उन टीयर्ड रिलेशन को अमेरिका के साथ। लेकिन थोड़ी सी उन्होंने इस पर शायद मिस कैलकुलेशन की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वहाँ बुरी तरह रह गई, नाकाम हुई, और पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली इसको सामने एक चांस के तौर पे लिया, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो टेक्नोलॉजिकल एज साबित हो गया जंग में, दूसरे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एज सामने आया, तो उससे पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल लिटरेचर जो आलमी जरीदे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अब ज़्यादा अमेरिका के करीब भी है, और बावजूद वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन में, इसके बावजूद अमेरिका में। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शफकत मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें मुल्क की मईशत के हवाले से आगाह कर रहे थे, और जो मुल्क की मईशत के हवाले से बेहतर इशारे हैं उसके ऊपर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम ज़ाहिर इस सेगमेंट में सियासत को भी टच करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया बीजिंग दौरे ने पाक चीन ताल्लुकात को एक नई तवज्जो दे दी है। दुनिया भर की नज़रें हैं, और इस दौरे के बाद कई अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं। क्या ये मुलाकात पाक चीन ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित होगी? मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें चीन और रूस के साथ पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बत खित्ते में किस तरह का बैलेंस पैदा कर सकती है और किस तरह से इफेक्ट हो सकती है? साथ ही ये सवाल भी अहम है कि भारत इस नई सफबंदी को किस नज़र से देखेगा,
और क्या अमेरिका इस पेशरफ पर अपनी नाराज़गी का इजहार करेगा या फिर नहीं, क्योंकि हालिया हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ऐसे इन्हीं पहलू पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीडर बुशरा अंजुम भट्ट साहब। बुशरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल स्ट्रेट अवे, जिस तरह गज़ल ने बात की है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो बीजिंग का दौरा है, ये पाक चीन ताल्लुकात में कोई नया मोड़ ला सकता है? वैसे कुर्बतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, उसके साथ चीन के साथ और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, फिर रशिया का जिक्र किया है गज़ल ने, ये किस सिमत का इशारा दे रही है? एक तरफ हम अमेरिका के साथ भी कुर्बतें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, दौरे से एक reinforcement है of strong relationship that we share with China. Right now पाकिस्तान इंटरनेशनल हवाले से अपने बड़े पॉजिटिवली प्ले, जहां हम चाइना के साथ, रशिया के साथ वो बेहतरीन कर रहे हैं, यूएस के साथ भी उसी तरह। सो आई थिंक राइट नाउ लुकिंग एट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज द राइट, क्योंकि हमारे जो नेबर्स ने अपने आइसोलेट कर लिया हुआ है, सैंक्शंस लगी हैं फ्रॉम यूएस, ये राइट टाइम है फॉर पाकिस्तान टू एंटर द मार्केट एंड यूज दैट अपॉर्चुनिटी। इस तरह से के साथ तो ऑलरेडी वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट समिट का हिस्सा बन के उनके साथ आगे करना और सारा करना, तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर ट्रेड। पाकिस्तान इज ऑल फॉर नेगोशिएशन फॉर इंटरनेशनल अच्छा बुशरा साहिबा, डिप्लोमेसी। मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ जो बढ़ते हम ताल्लुकात अब देख रहे हैं, तो जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि भारत इसको किस नज़र से देखेगा, और ये हमारे रीजन में ताकत का बैलेंस आपको लगता है कि एक तब्दील करने वाला कदम भी हो सकता है? ये एक जो है ना भारत के लिए एक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं ना, वो चल रही है, चाहे वो वॉर में हार की चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से हो, चाहे वो डायरेक्ट यूएस के साथ उनकी जो उन पे ट्रेड के ऊपर उनकी जो लग गई हैं, ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं। तो मोदी का बयानिया अपने ना सिर्फ इंटरनेशनली बट लोकली भी करा, और ये सब कुछ वाजे है from the body language as well. If you observe Modi's body language, so there is a lot of hopelessness because over a period of time Modi overconfident हो गए थे और वो समझ रहे थे कि has become the regional power और उनके बगैर की तरह इनके ऊपर बुली बिहेवियर करेंगे, वेपनाइज ऑफ वाटर करेंगे, पाकिस्तान को हर तरफ से आइसोलेट करेंगे, एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। Now India is the one who is completely isolated. अगर वो रशिया के साथ ट्रेड करता है तो यूरोप को मसला होता है, अमेरिका को मसला होता है, सैंक्शंस लग गई हैं, उसकी जितनी ट्रेड पॉलिसीज थी उन पे बहुत बड़ा कहते हैं ना बैकलैश आया है। मोबाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी मार्केट थी फॉर यूएस ट्रेड, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। और जिस तरह से मोदी का जो वो कहते हैं ना ईगोइस्टिक एक बिहेवियर था, वो अब अपनी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो नहीं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते तो वो लोकल पॉलिटिक्स में हारते हैं, अगर वो फिर इगोइस्टिक वॉर को लेके चलते हैं तो वो इंटरनेशनली, सो ही इज जस्ट स्टक इन हिज ओन। वो कहते हैं ना हेट एक हद तक ही चल सकती है, उसके बाद इट जस्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग यू एज अ पर्सन। So this is what Modi is facing right now, and Modi can see that Pakistan is enjoying this power. Pakistan is enjoying this बुशरा साहिबा, good मुझे ये trade बताइएगा कि relationships with पाकिस्तान ने various ना हमेशा से, बुशरा साहिबा, पाकिस्तान ने हमेशा से पिक एंड चूज करते हुए गलती की है। चाइना तो हमारा करीब था ही, लेकिन अमेरिका कभी हमारे करीब आता है, कभी हमारे से दूर हो जाता है। अब जो हमारी एक बार फिर इस दौरे के बाद जो चाइना के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं, क्या अमेरिका इससे नाराज हो सकता है? क्योंकि हमने तो दोनों को ही साथ लेके चलना होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें बताती है। नहीं, देखिए, एवरीबडी नोज अ मैच्योर कंट्री और अ मैच्योर लीडरशिप आल्सो ऑलवेज नोज कि यहाँ पे राइट नाउ द वे द वर्ल्ड इज वर्किंग, nobody put their eggs in one basket. जब हम भी अपने दौरे में बिलावल साहब के साथ गए और हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते, हम मीडिएशन की बात कर रहे थे, तो अमेरिका के भी क्वेश्चंस ये थे कि व्हाट इज इट, हमारे लिए इसमें क्या है। हर कोई अपने मफाद को देखता है, और उस टाइम भी हमने बताया कि आपका सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका का बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर ये पूरा खित्ता अफेक्ट होता है थ्रू वॉर तो दैट इन्वेस्टमेंट गोज वेस्टेड। सो it is concerning, no doubt about it, but at the same time expect करना कि पाकिस्तान बस अब हमारे साथ ही करे, I think that would be very immature approach. तो हर मुल्क अपने मफाद देखता है, अपनी जो whatever it is for them to take in.
सो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी यूएस के हवाले से हमारे ताल्लुकात में कोई कमी आएगी, कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज यूएस हैज अ लॉट ऑफ स्टेक्स इन पाकिस्तान एज वेल। सो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई और हमारे पहले डिप्लोमेटिक दौरे अमेरिका के साथ हुए हैं और इसी तरह रशिया के बिल्कुल आप साथ दुरुस्त होंगे, फरमा रही चाइना के साथ हैं बुशरा होंगे। साहिबा, जिस तरह से रहे हुए हैं और उसके बाद हालिया जो कशीदगी थी हमारी इंडिया के साथ पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की जो एक पोजीशन थी इंटरनेशनली वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। और जाहिर है जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान का जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमें बताती हैं कि किस तरह से रिलेशन होने चाहिए वो हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बुशरा साहिबा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हेडलाइंस तो आपने सुन ली और इसके बाद अब आप क्रिकेट को भी सुन लें कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त देकर सह मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है। शारजा में जारी सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में अफगानिस्तान से होगा, जो पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। और जुमेरात को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हुए यूएई को जीतने के लिए 172 रन का हदफ दिया था। और यूएई के बारे में बात करें तो पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में भी एक अच्छे आगाज के साथ उन्होंने बरकरार अपना तसलसल बरकरार रखा और फिर 140 रन ही वो बना सका। पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले कामयाब बॉलर अबरार अहमद रहे, जिन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो सिर्फ 80 रन जो थे 80 के मजमूई स्कोर पर ही उसकी 5 विकेटें गिर गई थी। और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने वाले फखर जमान थे, मोहम्मद नवाज थे, जिन्होंने 91 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। और इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गजल आपने पूरी डिटेल बताई है, खवातीन आजाद पाकिस्तान की टीम है और अब किसी से भी हार सकते हैं। हम अमेरिका से भी हार सकते हैं, हम कनाडा से भी हार सकते हैं, अफगानिस्तान से हारना तो मामूल की बात है। और कल इस तरह लग रहा था कि शायद हम मुत्तहिदा अरब अमारात की एक नई नवेली टीम से भी हार जाएंगे, लेकिन दाद देनी होगी फ़खर जमान को, जो विकेट पे मौजूद रहे। 1-2 चांसेस उनको भी मिले, 1-2 चांसेस मोहम्मद नवाज को भी मिले। और शायद मुझे ये लग रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हमारी इज्जत बचा रहे थे, क्योंकि उनमें मोस्टली 6 से 7 प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वहाँ पे कैच छोड़े गए, मिस फील्डिंग की गई, पाकिस्तान के मजमूए के 170 तक पहुँचाया गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बॉलर्स ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और देखें अब हमारी टीम, मैं आपको बताऊं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई, पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड से हार गई, पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार गई। जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास प्लेयर्स हैं, जिस तरह की हमारी बैटिंग है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली आपने बॉलिंग का जिक्र किया, आई एम टोटली एग्रीड विद यू गजल कि हमारी बॉलिंग इतनी ज़्यादा पैथेटिक हो चुकी है कि वो जो वर्ल्ड क्लास का हम राग लगाते थे ना कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, इसमें वकार यूनुस हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करते थे, फिर बाद में मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, उमर गुल थे, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आए, जुनैद खान आए। वो अब सिस्टम नहीं है, वो अब चीज़ नहीं है। अब शाहीन शाह अफरीदी को भी ऑन इस डे मार पड़ती है, हारिस रऊफ को भी मार पड़ती है, सलमान मिर्ज़ा कहाँ से एकदम से आगे, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। जो अब्बास अफरीदी जिनको हम प्रिपेयर कर रहे थे वो कहाँ गए, हालांकि वो बहुत अच्छे बैटर भी हैं, बहुत अच्छे बॉलर भी हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें अब हम इतनी तनज़ली में जा चुके हैं कि कल वो जो मोहम्मद रोहिद उनके एक बॉलर थे, वो मुझे यकीन मानिए कि हमारे ओपनिंग बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक हमारी क्रिकेट डाउन चली गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने अंडर 19 पाकिस्तान से खेली, फाटा रीजन से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो हमारे फास्ट बॉलर से ज्यादा बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरिट का सिस्टम है, यहाँ पे मेरिट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हर बंदे ने अपने बेटे को खिलाना है, हर बंदे ने अपने भतीजों को खिलाना है। क्योंकि वो बैक पे उनके अपने पेरेंट्स अच्छा खेल रहे थे। असल में हम बैटिंग पे बात करते करते ना शायद बॉलिंग को हमने भी छोड़ दिया था, बॉलिंग पे बात नहीं की। और जो हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने भी उस तरह से बॉलिंग पे तवज्जो नहीं दी, तो बैटिंग को ठीक करते करते वो ठीक नहीं हुई, आप बॉलिंग भी भूल गए। देखिए असल में मसला ये है कि हमारा जो सारा दारोमदार था वो ये था कि किस तरह से हमने टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से बाहर निकाला। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, आपने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन दूसरी जानिब आपको जो जज करना है या जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए वो पूरी टीम में होना चाहिए। जिस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को नहीं जितवा रहे थे, इसी तरह से आपकी बॉलिंग लाइनअप भी पाकिस्तान टीम के लिए कोई ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो रही थी, जिसमें आप शाहीन शाह अफरीदी को भी शामिल कर सकते हैं, हारिस रऊफ को भी शामिल कर सकते हैं। और इसी तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ शायद हाशमी साहब, बदिउज़्ज़मान साहब ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच बदी भाई आपका। जिस तरह से हम तज्जिया कर रहे थे खुद ही, अब आपका भी सुन लेते हैं। बताइएगा कि 80 रन पर 5 विकेटें गिर गई, फाइनल से पहले बैटिंग लाइन की ये नाकामी कितना बड़ा खतरा लग रहा है आपको?
देखिए खतरा तो है, ये तो एक आध प्लेयर की अगर परफॉर्मेंस आप देख लें तो वो अगर आपको काम आ जाती है। पिछले मैच में आप देखें हारिस रऊफ ने जो है आखिरी में आगे 34 रन कर दिए। अब फखर जमान जो है वो बड़े दिनों बाद जो है फॉर्म में है, उन्होंने रन कर दिए। तो ये टीम कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा, जब पूरी टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो आपके लिए आगे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अफगानिस्तान के साथ फाइनल खेलना है, फिर उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है। तो टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल बिल्कुल नहीं है। अब अगर गुज़िश्ता रोज के मैच में देखें तो 50 डॉट बॉलिंग जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खेली है और यूएई के खिलाफ। आप खुद सोचें कि इस तरह की टीमों के साथ अगर आप इस तरह की डॉट बॉल्स खेलेंगे और फिर बात करेंगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जो है बाबर आजम नहीं सही खेल रहे थे या मोहम्मद रिजवान सही नहीं खेल रहे थे, आप हारिस को लेके आए, मुसलसल नाकाम। एक प्लेयर जो है वो मुसलसल नाकाम है। आखिर क्या वजह है कि वो मुसलसल खेले जा रहा है? आप उसको बिठाकर किसी और प्लेयर को भी जो है वो चांस दे सकते हैं। हुसैन तलत आपके पास मौजूद है, खुशदिल शाह मौजूद है। आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को चेक करें कि हमने एशिया कप में क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। इस टीम के साथ मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम जो है इस फाइनल को भी जीत पाएगी और आगे जो एशिया कप है उसमें आपको भारत, श्रीलंका जैसी टीमों का सामना करना पड़ेगा, बांग्लादेश जैसी टीमों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं कि वहां पर जीत पाएंगे। तो यकीनी तौर पर आपको याद सताएगी बाबर आजम की भी, आपको याद सताएगी जो है मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की भी, क्योंकि एक तसलसल होना चाहिए। अगर इब्रार अहमद है 4 मैचेस के बाद एक मैच में अगर आगे परफॉर्म कर देता है वो भी यूएई के खिलाफ, तो इसको हम बड़ा चढ़ा के ऊपर पेश कर देते हैं जी कि वो 4 आउट कर दिए। आप अगर अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छे बल्लेबाजों को आउट करेंगे तो आपकी जो है वो पता चलेगा कारकर्दगी कैसी है। लेकिन ये इस तरीके से खेलना कि आपके टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम है। साइम अयूब क्या कर रहे हैं? उसके अलावा साहबजादा फरहान जो है स्टार्ट अच्छा लेते हैं लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। आगा सलमान जब से कप्तान बने एक आध इनिंग के अलावा उसको बताएं मैं कौन सी इनिंग उन्होंने खेली है। तो यही चीजें जब तक आपकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं आएगा हुसैन भाई, तो ये कभी भी पाकिस्तान टीम जो है ये फाइनल क्या एशिया कप में भी जो है भारत को हराने की आप बात करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप भारत के खिलाफ जो है वो अगर आप पहली बैटिंग करते हैं तो। लेकिन बदी भाई मैं यहाँ पे ना आपको एक मशवरा देता हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि आपको ना और हमें अपनी बीट चेंज करनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल कोई क्राइम बीट ले लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह की मुझे पाकिस्तान टीम के हालात नजर आ रहे हैं ना, आपकी टीम हर पैथेटिक टीम से हारेगी, हर छोटी टीम से हारेगी। आपके अंदर तो वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी का हाल हुआ है, आप उस हॉकी के खिलाड़ियों के नाम तक किसी स्पोर्ट्स सपोर्टर को जो है ना वो भूल गए, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान टीम जीता करती थी तो सबके नाम जो है आपकी जबान पर रटे हुए होते थे, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी गिरी है कि कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। यही हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहीं ना हो जाए कि हम नाम तलाश कर रहे हों कि कौन सा प्लेयर किस नाम से खेल रहा है और कैसा खेल रहा है। और इस तरह से अब मुझे बताएं कितना अरसा हो गया हम बड़ी टीमों से मैचेस नहीं खेले। हम यूएई से खेलते हैं, हम जिम्बाब्वे से खेलते हैं, हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं। भाई खेले ना जाके सीरीज जो है वो इंग्लैंड में खेले, जाके ऑस्ट्रेलिया में खेले, न्यूजीलैंड में खेले, जनूबी अफ्रीका में, ताकि आपको पता तो चले आपका प्लेयर की जो है वो किस मेयार का है और किस तरह की बैटिंग कर रहा है, किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। आप हारिस रऊफ को देखें कि 2 ओवर शुरू को सही करेगा, आखिरी के 2 ओवर में जो है वो इतने जबरदस्त पिटते हैं कि आपको ख्याल नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में डेथ ओवर में आपके पास बॉलर नहीं है, उसके बाद आपके स्पिनर में जो है उनमें भी जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। जो खासतौर पर मोहम्मद नवाज अभी कुछ बेहतर कर रहे हैं लेकिन वहां उनको कंडीशन मिली हुई है। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्शन कमेटी को ये सोचना पड़ेगा कि हम सीनियर के साथ अगर जूनियर को चांस देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एकदम जो है पूरी टीम को जो है वो 11 के 11 नहीं खिला देंगे। जिस तरह से आपने इंग्लैंड का नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, अब अगर उनके साथ खेल लिया फिर तो वो हसनैन वाली बात है कि हमने बीटी खत्म कर देनी है। और जिस तरह से अभी जैसे हॉकी का हाल हुआ था, अब जैसे क्रिकेट का भी हो रहा है, कभी देखे ना मिडिल ऑर्डर कभी अच्छा परफॉर्म करता है तो ओपनर्स फेल हो जाते हैं, फिर अगर बात करें ओपनर्स की तो वो अच्छा परफॉर्म करें तो मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है। बैटिंग लाइन ठीक ही नहीं हो रही, हम यहाँ जितने मर्जी एनालिसिस कर लें उन्होंने ठीक नहीं होना।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए टॉप ऑर्डर हमारा रन करके नहीं दे रहा, फिर मिडिल ऑर्डर में आए, मिडिल ऑर्डर में भी यही हाल है, और लोअर ऑर्डर में आप देखें आपके पास कोई इस तरह का ऑलराउंडर नहीं है जो आपको मैच फिनिश करके दे दे। तो ये तीनों शोबे में पाकिस्तान नाकाम है। उसके अलावा आप बॉलिंग पे बड़ा आपको नाज हुआ करता था कि हमारे पास जो है बॉलिंग 4 फास्ट बॉलर हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, उसके बाद 2 स्पिनर हैं। आपकी बॉलिंग का भी वो मेयार नहीं रहा। आपके जो फास्ट बॉलर हैं उनकी स्पीड जो है वो 134 135 से ऊपर नहीं जा रही। फिर आप चले हुए कारतूसों को वापस ले आते हैं। हसन अली ने क्या पीएसएल में परफॉर्म किया या एक लीग मैच में क्या परफॉर्म किया, आप उसको वापस ले आए। उसकी स्पीड क्या है, उसकी 134 135 की स्पीड है। तो मेरे ख्याल में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप बाहर बिठा दें। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी T20 में बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको बाहर बिठा दिया। तो इस तरीके की अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो मुझे नहीं लग रहा, और सही कह रहे हैं हसैन भाई कि बीटें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि इदारे वाले ही हमें कह देंगे भाई आप जो है ना लेकिन बदी भाई मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने जिक्र किया, बड़ा खूबसूरती से आपने एनालाइज किया कि पाकिस्तान की बॉलिंग का असल मसला, और मुझे भी बॉलिंग का असल मसला लग रहा है, लेकिन सर नीयत नहीं है ना। हमने यहाँ पे फ्रेंचाइज के किसी बॉलर को अकोमोडेट करना है पाकिस्तान टीम में, इस वजह से अब्बास आफरीदी नहीं है। एक पावरफुल फ्रेंचाइज होगी, उसके 2 बॉलर होंगे, दूसरी पावरफुल होगी, उसके 2 बॉलर होंगे, किसी बड़े क्रिकेटर का भतीजा होगा या बेटा होगा। हमारी नीयत ठीक नहीं है। बॉलिंग आज भी है, वो जो मोहम्मद रोहित बॉलिंग कर रहे हैं ना आपके यूएई में, मुझे शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा बॉलर लग रहा था, वो भी पाकिस्तानी बॉलर है, फाड़ा की जानिब से खेलता रहा, हमारी ही पाकिस्तान की जानिब से उसने अंडर-19 खेली। हमारी नीयत ठीक नहीं है, टैलेंट आज भी हमारे अंदर मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को ग्रूम कौन करेगा, इस टैलेंट को निकालेगा कौन। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने पहले लाहौर बनाया, कराची बनाया, फैसलाबाद, मुल्तान, सब जगह अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब क्या होता है कि जो बेस्ट 8 से 10 लड़के हों उनको हाई परफॉर्मेंस में रखें और वहां उनको ट्रेन करें। लेकिन ट्रेन करेगा कौन? क्या आकिब जावेद ट्रेन करेगा? मुझे बताएं कि जिस बंदे को खुद नहीं पता वो ट्रेन क्या करेगा। एक बल्लेबाज को एक बॉलर जो है वो आकर क्या कहेगा कि तुम ऐसे खेलो। बाबर आजम को आकिब जावेद मशवरे देगा कि तुम इस तरह की बैटिंग करो। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को जाके आकिब जावेद बोलेगा कि तुम इस तरह की विकेट कीपिंग करो। क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद आरिफ की विकेट कीपिंग और मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग में एक जैसा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए असल मसला ये है, आप चांस जरूर दें लेकिन उस प्लेयर को चांस दें जो डिजर्व करता है। आप मोहम्मद आरिफ को लेकर ऐसे चले गए कि जैसे बहुत बड़ी तोप है वो एक आध मैच में, उसके पास तो ना ही कोई शॉट है, ना शॉट सिलेक्शन है, ना उसके बाद कवर ड्राइव है। एक आध शॉट पुल मारकर जो है वो वाह हो जाती है और बाहर हो जाते हैं। ये अब इस तरह की क्रिकेट नहीं रही। दुनिया भर की क्रिकेट आप देखें तो वहां 220 230 रन बन रहे हैं और चेस हो रहे हैं, और जिस तरीके के बल्लेबाज आ रहे हैं वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई बल्लेबाज नहीं है। जब आप 20 ओवर में 10 ओवर डॉट खेल जाएंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी और जितने भी हुकाम है इनको सर जोड़कर बैठना चाहिए और ये बातें पूछनी चाहिए खिलाड़ियों से। ये सब चीजें मिल रही हैं तो फिर उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस जीरो क्यों है? आपने एक बाबर आजम को गिराने के लिए एक कैटेगरी खत्म कर दी थी। बिल्कुल ऐसी है बदी भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदी उस साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान की इस वक्त खस्ता हाल परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अब साथ ही आपके साथ एक और रीसेंट स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ गुलकारा कुरातुलैन बलोच के हवाले से, जो कि कैंपिंग कर रही थी और उस दौरान ब्राउन बियर ने यानी कि भूरे रीछ ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी हालत हसनैन इस वक्त खतरे से बाहर है। सेहत रेस्क्यू कर लिया गया है। और रेस्क्यू किसने किया? मकामी लोगों ने, उनके फोटोग्राफर ने और ड्राइवर ने। और अभी उनकी सेहत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। उनको ना हाथों पे ज़्यादा चोटें आई हैं और इसके साथ साथ जो है वो उनको स्कर्दू के अस्पताल DHQ में मुंतकिल भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गजल ने बताया ना कि स्कर्दू के हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया, वाकया दियोसाई में पेश आया और दियोसाई नेशनल पार्क में पेश आया। अगर दियोसाई की बात की जाए तो दियोसाई में आप जब भी जाते हैं आपके पास लोकल गाइड भी होना चाहिए, वहाँ का लोकल टूर भी होना चाहिए और आपके जो हिफाजती चीज़ें हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे आपको बूढ़ा रीछ भी मिलेगा, वहाँ पे आपको शेर भी मिलेगा, वहाँ पे आपको टाइगर भी मिलेगा, हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। सो आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से गेट वेल सून कहेंगे क्यूबी को। और अच्छा इसमें ना एक चीज़ और भी ऐड करूँगा, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है ना, इसमें जितने भी ब्राउन बियर्स होते हैं ना ये इन्हीं का मौसम होता है, इसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं। इसी वजह से वहाँ की इंतज़ामिया भी बार बार ये आप लोगों को कह रही है, अलर्ट कर रही है कि जब भी आप जाएँ दियोसाई में या इस तरह के मकामात पर तो आपने महफूज मकामात का रुख करना है। जहाँ पर कैंपिंग करनी है ज़रूर करें, मतलब ज़ाहिर ये मौसम है इसमें एंजॉय करें,
लेकिन महफूज मकामात पर, क्योंकि ये तमाम तर जितने भी इस तरह के बियर्ड्स होते हैं या फिर शेर वगैरह, ये एक्टिव मंथ है उनका। बिल्कुल, और ये एक्टिव हो जाते हैं, और जो माएँ वहाँ पे जाती हैं जिनके साथ स्पेशली बेटे होते हैं, वो उनको देख के और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। सो हमें केयर भी करनी चाहिए, अपनी एहतियात भी खुद करनी चाहिए। गेट वेल सून क्यूबी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए ये अच्छी खबर हमने शेयर की कि वो सेहतयाब हो रही हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उनकी जो सिचुएशन है वो तसल्ली बख्श है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम आपको माजी के ज़रूर में ले जाएंगे और आपकी बात करवाएंगे नसरुल्लाह खान आफरीदी से, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के उन नामवर अदाकारों में शामिल है जिन्होंने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से नाजरीन के दिल जीते। वो सिर्फ एक शानदार अदाकार ही नहीं बल्कि एक कामयाब लिखारी और हुनरमंद डायरेक्टर भी हैं, और अपनी हमजात शख्सियत के बायस उन्होंने ना सिर्फ यादगार किरदार निभाए बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री को ऐसे तख्लीकी शाहकार भी दिए जो आज तक याद किए जाते हैं। और यही वजह है कि वो पीटीवी के सुनहरी दौर की एक नुमाया और नाकाबिले फरामोश शख्सियत समझे जाते हैं। एग्जैक्टली और आज हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब। आप पाकिस्तानी एक्टर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो हम उस गोल्डन एरा की बात करते हैं जब बिल्कुल एक लिमिटेड स्क्रिप्ट हुआ करती थी, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हुआ करती थी, नेचुरल एक्टिंग हुआ करती थी। आज का दौर, उस दौर को आप किस तरह से, क्या सबसे बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को और नाजरीन को बहुत बहुत सलामती हो आप पर। दूसरा ये कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उस जमानों में जाहिर है हर जमाने की तरजीहात बदलती हैं, और ये है कि जिस जमाने में हमने काम शुरू किया था 1987 में, मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे पहली दफा मैंने अपीयरेंस दी थी तो कराची स्टूडियो से, तो उस जमाने में जो काम का तरीक़ेकार था वो बहुत ज्यादा इस जमाने से डिफरेंट था। लेकिन चूंकि अब जमाना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, उस जमाने में ये है कि उनकी तरजीहात कुछ और थी, इनकी तरजीहात कुछ और हैं, लेकिन बुनियाद एक ही है। और बाकी जो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो उस जमाने में बहुत ज्यादा अच्छा काम होता था और अब तो कुछ भी नहीं होता, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, फन को जो है तबाह बर्बाद कर दिया है, और ये है कि उस जमाने में जो है, तो ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी अच्छा काम भी बहुत होता था और मेहनत भी बहुत होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस जमाने में भी जो नया काम हो रहा है और नए लोग काम कर रहे हैं और नया खून आया है इस यानी इस इंडस्ट्री के अंदर या इस फील्ड में, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। स्क्रिप्ट के लिहाज से भी अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शंस के लिहाज से भी अच्छा हो रहा है, और एक्टिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है सर। ये जो गजल ने सवाल किया ना, वो इस वजह से भी किया कि उस जमाने में जब आप लोग स्क्रीन की जीनत होते थे तो हर दूसरे दिन एक शाहकार आ जाता था, और जो भी ड्रामा होता था उसको हम शाहकार समझ के देखते थे और कहते थे कि यार ये तो पिछले से ज्यादा अच्छा था। आजकल इस तरह के ड्रामे, मतलब परिजात हो गया, 2-3 ड्रामे और भी हैं, साल में एक ड्रामा ऐसा आता है जो जुबान ज़दे आम होता है। इसकी क्या वजह है? क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा या क्वांटिटी बहुत ज्यादा है? तब ज्यादा दारोमदार रेटिंग पे नहीं होता था। असल में बात यह है कि देखें उस जमाने में ये होता था कि हमारा एक ही जाहिर है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था पाकिस्तान टेलीविजन। तो उसके लिए लोग पूरा हफ्ता ड्रामे का इंतजार करते थे कि ड्रामा आएगा और हम वो देखेंगे। तो उसके लिए बाज़ ड्रामे इतने अच्छे भी होते थे कि उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि उस जमाने में सड़कें भी वीरान हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसमें अच्छा काम बुरा काम सारा हो रहा है। और ये है कि बाज़ औक़ात ये होते हैं कि हम ओवरलुक या स्विच ओवर कर जाते हैं एक अच्छे काम को, और हम किसी ऐसे ड्रामे पे आ जाते हैं जिससे हमें कोई इतना मतलब अच्छा वो तासुर नहीं मिलता, तो फिर हम समझते हैं कि शायद काम बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि चूंकि बहुतात है डिफरेंट चैनल्स की, एंटरटेनमेंट की भी, न्यूज की भी आप देखें, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सी चीजें ओवरलुक हो जाती हैं और बहुत सी चीजें जो है वो नजरों पे आ जाती हैं। तो उसी के मुताबिक इंसान अपना मेयार कायम कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा सर बताएं, कोई अभी हमारे लिए आ रहा है, आपकी कोई सीरीज आ रही है जिसको आपके फैंस देखकर बहुत फैसिनेट हों या आप उस सीरीज का इंतजार करें, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करें आप?
देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने में मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे आया था तो उस जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी भी है कंपटीशन, क्योंकि जाहिर है उस जमाने में एक चैनल होता था तो भी कंपटीशन होता था। अभी चैनल्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन लोग भी ज्यादा हैं, लोग या तो उम्मीदवार भी बहुत हैं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल। कि मैंने उस जमाने में एक्टिंग भी की और एक्टिंग के साथ साथ फिर कुछ अरसे के बाद मैं राइटिंग एंड डायरेक्शन में भी आ गया। एनटीएम फिर दूसरा हमारा एक प्राइवेट चैनल आया था, उस पर फिर मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काजिम पाशा जो पाकिस्तान टेलीविजन के एक मायनाज डायरेक्टर थे, उनको, हैदर इमाम रिजवी और बहुत सारे दूसरे कुछ डायरेक्टर्स के साथ मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। और फिर मैंने खुद भी डायरेक्शन दी, कुछ प्लेज मैंने बनाए, ARY पे भी आए और जियो पे भी मैंने कुछ क्लासिक्स में कुछ प्लेज डायरेक्ट भी किए, लिखे भी। तो इस तरीके से अभी आजकल भी एक चैनल के लिए मैं ग्रीन चैनल है, उसके लिए मैं एक सीरियल पे काम कर रहा हूँ। और ये है कि उसका ऑनलाइन स्टोरी तो बहरहाल वो अप्रूव कर चुके हुए हैं, अब ये है कि स्क्रिप्टिंग पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। और सर जो आप क्योंकि लिखारी भी बहुत अच्छे हैं, आपका स्क्रिप्ट भी मंजूर हो जाता है, उसको आप डिफरेंट चैनल्स के लिए लिखते भी हैं, सो ये जो स्क्रिप्ट होता है सर, इसको क्या देख के एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस की जानिब से या फिर किसी एंटरटेनमेंट चैनल के हवाले से? बताएं, जो नए लिखारी हैं वो किस तरह का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें मुआशरे की बात होगी या फिर तमाम तर पहलू को किस तरह से वो एक मैसेज भेज सकते हैं ताकि उनका स्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ना ये जो चीज है ना लिखत, ये एक गॉड गिफ्टेड होती है और ये इसकी एक आमद होती है। आप इमेजिनेशन करते हैं, आपको सबसे पहले तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी जो वन लाइन स्टोरी है, वन लाइन स्टोरी तो चले आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं उसका जो आप एक सिनेरियो बनाते हैं, उस सिनेरियो के लिए आपकी एक स्ट्रांग इमेजिनेशन होनी चाहिए। आप दुनिया को आपने देखा हुआ है, आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं, आपने दुनिया को किस तरीके से मतलब इनहेल किया है, आप मतलब ये चीजें आपके सबसे पहले तो आप गॉड गिफ्टेड हो तो आप इन चीजों को एडॉप्ट करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। तो स्क्रीन प्ले फिर ये कि मिसाल के तौर पे अब आप जैसे हम एक सीरियल में काम कर रहे थे ज़हीरुद्दीन बाबर। अब ज़हीरुद्दीन बाबर सीरियल में ये था कि जी बाबर जो है वो घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे 10,000 सिपाही आ रहे हैं और ये फातिमा सुरैया बजिया हमारी बड़ी मायानाज लिखारी थी, उन्होंने लिखा था, कासिम जलाली ने वो डायरेक्ट किया था। तो वो उसमें ये था कि अब उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन अब जाहिर है एक लाइन लिख दी, लेकिन एक लाइन में तो वो नहीं है कि जी 10,000 सिपाही आ रहे हैं और बाबर आ रहा है। ये तो उसका एक स्क्रीन प्ले लिखा जाता है कि जी बाबर को अलग से दिखाया, घोड़े पे वो घोड़ा दौड़ाते हुए चल रहा है, उसके पीछे उसकी फौज आ रही है, कहीं वो रुका भी होगा, कहीं पर उसने किसी से बात की होगी। तो ये सारी जो चीजें ना ये आपके दिमाग में आती है, यहाँ से आप उनको जो है वो एक यानी अल्फाज की शक्ल देते हैं और उसका एक स्क्रीन प्ले बनाते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर डायरेक्टर जो है वो उसको डायरेक्ट करता है, उस सीन को, उस चीज को देखते हुए, और उसके मुताबिक वो उसकी डायरेक्शन देता है आर्टिस्टों से, फिर वो काम लेता है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की ना कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होनी चाहिए, फिर चूंकि आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, फिर जिस तरह से आप लिखते हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब आप लिखो तो आपके तमाम मुआशरे के जो पहलू हैं वो भी कवर हो जाएं, आपकी उसमें क्रिएटिविटी भी आए। आप इन तमाम चीजों को किस तरह से बैलेंस करके चलते हैं फिर? आपके कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें मेरे अंदर कैसे आई? जी, आप जब प्ले करते हैं, जब आप कोई सीरियल करते हैं, तो फिर आप किस तरह से हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं? आप डिफरेंट फील्ड की बात कर रही हैं ना? जी। असल में ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है ना आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कुछ करने की। अब देखिए, मैं PIA में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में मैंने तकरीबन मोर देन 36 इयर्स जो है वो मैंने वहां पे सर्व किया है, और मैं फिर था भी वहां के एक डिपार्टमेंट फ्लाइट सर्विसेज में, जबकि हम यानी एक जमाने में हम घर से निकलते थे तो 18-20 दिन के बाद हम वापस घर आते थे। अच्छा। तो ऐसा भी होता था, हम सारी दुनिया घूमते थे, लेकिन उसका मुझे बहरहाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि नहीं, उसका मुझे फायदा इसलिए हुआ कि जब दुनिया आप देखते हैं तो आपका विजन ब्रॉड होता है। आपका जो है ना दुनिया के बारे में यानी जितने आप, वो कहते हैं ना कि या तो आप जो है वो कुएं के मेंढक हो या बाहर की दुनिया में आए हुए हो। तो बात यह है कि जब आपने दुनिया देखी होती है, दुनिया घूमे हुए होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ हवाएं, मुख्तलिफ खुशबुएं
और मुख्तलिफ एक यानी रंग आपने देखे होते हैं, तो आप उनको लिखते हुए फिर ये होता है कि आपको, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मुझे यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं कि जब मैं कोई सीन लिख रहा होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कलम की नोक से अल्फाज खुद निकल रहे हैं। अच्छा। मैं नहीं वही बात है ना, गॉड गिफ्टेड है आप। सबसे बिल्कुल पहले ऐसे ही। और God gifted। ये जो फिरने तुरने के तजुर्बात होते हैं ना सर, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा और आपकी पुरानी यादें भी शेयर हुई और आपका जो आने वाला जो काम है उसके हवाले से भी हमने बात की। ABN न्यूज़ को वक्त देने का खवातीन हज़रात यहाँ पे वक्त हो जाते हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। कल का दिन रहमतों और बरकतों से भरपूर है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है कल, वो अजीम दिन जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने कायनात को नूर से भर दिया और इंसानियत को जहालत, जुल्मत और गुमराही से निकाल कर हिदायत, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम दिया। ये दिन महज खुशी का और अकीदत का इजहार नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक डाल लेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी यकीनी है। बिल्कुल। ये 12 रबीउल अव्वल का ये बाबरकत मौका है हम सब के लिए अपने ईमान को ताज़ा करने का, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाने का और अपने किरदार और अमल को उनकी तालीमात के मुताबिक बनाने का बेहतरीन जरिया। एग्जैक्टली और इसी पर आज हम बात करेंगे चूंकि जुम्मा भी है। तो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर नाहिदा राजपूत साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाहिदा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से इब्तिदा में हसनैन ने भी बात की कि कल विलादत बासादत का दिन है, अहमद मुश्तबा रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आम लोगों की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग हैं, घरों में रहकर किस तरह से इबादत की जा सकती हैं, किस तरह से मनाया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया गज़ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको और मेरे जितने भी इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जो जश्न विलादत है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये वाला जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इसलिए भी गज़ल मुनफरिद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1500 जो है वो आपका ये साल मुकम्मल हो चुके हैं और आपकी 1500 बर्थडे है। तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो क्योंकि 15 सदियां गुजर चुकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। अभी आपने मेरे से सवाल किया कि हम घर में रह के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो मैं बगैर किसी तमहीद के इसी बात की तरफ चलूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत मनाना, आपका जश्न विलादत मनाना, ये हम हर उम्मती पे फर्ज है। ठीक है, हम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आप की वजह से ये कुल कायनात को तख्लीक किया गया, वो कि कुल कायनात जो है वो ज़ुहूर पजीर हुई। तो कुछ लोग जो हैं वो उनका ये इतराज भी होता है कि इस्लाम में तो फकत 2 ईदैन है, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहर, सॉरी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो ये तीसरी ईद मिलादुन नबी आप लोगों ने खुद से घर ली। तो गजल यहाँ पे मैं फकत एक ही जुमला कहूंगी और अपनी बात को आगे लेके चलूंगी कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 2 ईदें भी हमें किसके तवस्सुल से मिली, किनकी वजह से मिली? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली। आप ना होते तो कोई ईद उल फितर ना होती, कोई रमजान ना होता, कोई हज, ज़कात, कोई शब बारात, कोई ऐसा इवेंट ना होता, बल्कि ये कायनात ही ना होती। आप वजह तख्लीक कायनात है। तो इसलिए कायनात की हर खुशी से बढ़कर हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुबारक दिन की, आपकी आमदे, आपकी विलादत की, इसकी खुशी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी आप बाहर निकलती हैं, देखती हैं लोगों ने लाइटिंग की हुई है, हर तरफ महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जुलूस निकाले जाएंगे कल के दिन में, और हर इंसान का एक अपना तरीकाकार है उसको सेलिब्रेट करने का। अब चूंकि खवातीन हैं और खवातीन का जो है वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में जाने का उस तरह से एहतमाम नहीं किया जाता या हमारे यहाँ एहतमाम नहीं है, तो हम खवातीन या वो बच्चे जो घरों में हैं
और मर्द हजरात जो कि बाहर जुलूस वगैरह में नहीं जा सकते, तो वो घर में कैसे सेलिब्रेट करें। हम अपने फकत घर के ही मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को बिठा के छोटी सी महफिल मिलाद का इनेकाद कर सकते हैं। देखिए गजल, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो सैकड़ों के हिसाब से लोग हों और एक पूरा एहतमाम के साथ महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाए, नहीं, आप अपने घर में छोटी सी महफिल का भी इनेकाद कर सकते हैं। फिर आप अपनी घरों में स्वीट डिशेस का एहतमाम करें, खाने, बेहतरीन खाने का एहतमाम करें, जैसे हम बाकी ईदैन पे या बाकी खुशी के मौकों पे करते हैं। तो बेहतरीन डिशेस बनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नाहिदा, एक पॉइंट के ऊपर भी मुझे बताइएगा कि इकबाल का एक शेर भी है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हमें हर चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मीठा भी बनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम बाकी जो 11 महीने हैं उस ज़िंदगी को किस तरह से नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तौर तरीक़ों पे गुजार सकते हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आप उस तरफ भी कुछ हमें एड्रेस करें। बेशक हसनैन, आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि हम जो है फकत एक दिन हज़रत इस्लाम का जश्न विलादत मना के तो हमारा फर्ज अदा नहीं हो सकता। ठीक है, हम उम्मती हैं और हमें बाकी जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन सब पे फोकियत हासिल है। क्यों? क्योंकि हम हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना किरदार इतना आला और अरफा रखें कि बरोज़े हशर जब बाकी उम्मतों पे हमें फोकियत दी जाए तो हमारे नामा इमाल तो इस काबिल हो ना कि वो बाकी उम्मतों से बेहतर हों। ठीक है, तो बाकी पूरा साल अब हमारा एक और बहुत बड़ा अलमिया आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं गजल, ठीक है, लेकिन हम हुजूर की नहीं मानते। जो माँ है हम उनकी नहीं मानते, चाहे वो हुकूक अल्लाह है, चाहे वो हुकूकुल इबाद है। शायद हम हुकूक अल्लाह तो किसी ना किसी तरह अदा कर देते हैं बरोज़े हशर के डर से, कब्र के खौफ से, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु का जो एक सबसे बड़ा जो मैसेज है, पैगाम है, आपने अमली तौर पे करके भी दिखाया, वो है हुकूकुल इबाद, हमारे वालिदैन के हकूक, हमारे बच्चों के हकूक, हमारे खूनी रिश्तों के हकूक, हमारे हमसायों के, हमारे दोस्तों के, हमारे साथ बैठे हुए कंपेनियन के, कोलीग्स के, इवन के जानवरों के हकूक भी मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। नॉन मुस्लिम के हकूक भी हमारे दीन में उसी तरह हैं जितने एक मुस्लिम के हकूक हैं। तो मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगी कि हम हुजूर को तो मानते हैं, हम हुजूर की नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का और एक बहुत बड़ा हमारे जो आज हम 1.25 अरब मुसलमान हो के भी अगर हम ज़वाल पजीर है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, हमने कुरान पाक की तालीमात को, अडॉप्ट नहीं किया हुआ। पाक को हमने बिल्कुल जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा नाहिदा, एक और भी सवाल है, जिस तरह से पहले सवाल के जवाब में कहा और हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, घरों में एहतमाम करते हैं, महाफिलों में जाते हैं, घर में भी एहतमाम होता है, स्वीट डिशेस भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि वह रोजा भी रखते हैं, तो क्या रोजा रखना भी मुख्तसब है? जरा शॉर्ट ही बताइएगा, हमारे पास 1 मिनट है। मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगी कि इस दिन पे रोजा रखना या ना रखना, इसका जो है वो कोई ना तो हुक्म है, कोई खुशी से। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जिंदगी मामूल रहा था कि आप हर सोमवार और जुमरात, मंडे एंड थर्सडे, आप इसका रोजा रखा करते थे। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ये सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया था कि ये मेरा यौम पैदाइश है, तो मैं हदिया तशक्कुर के तौर पे हर सोमवार का रोजा रखता हूँ। तो हम भी हदिया तशक्कुर के तौर पे रोजा रख सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, सवाब है और कोई गुनाह नहीं। ठीक हो गया नाहिदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू, वक्त का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की शो से इतना ही। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मंडे तक के लिए मुझे, गजल को और हमारी पूरी टीम को, हाँ बल्कि कल भी होगी, कल 12 रबीउल अव्वल है, कल भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।